अध्याय 61 कमजोरों का संघर्ष। झांग युयंग ने अपनी कजाखस्तान के टुकड़ों में दर्द की तीव्र अनुभूति हुई, ऐसा लगा मानो उसे किसी ने तेज तलवारें से छेद दिया हो। उसने नीचे अपने पेट की ओर देखा जहां प्रभाव सा अद्भुत था और उसके मन में भावनाओं की लहर दौड़ गई। हालांकि उसने अपना नोटिस दिया था कि वह एक दिन कौमार्य खो देवी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह हो जाएगा। बनिंग लोड्स नीलामी घर के अंदर किसी नामांकित अतिथि के लिए। तुम सच में एक मूर्ख औरत हो, सु यांग ने अंदर ही अंदर ये देखने के बाद कि झांग शियुयंग की आंखों में जो तूफान का विरोध कर रहे थे, आखिरकार उनका चेहरा चमक गया। ये वांग मिंग बनिंग लोड्स पैलेस में एक इनर कोर्ट का शिष्य है और वह एक मुख्य शिष्य बनने की प्रक्रिया में है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका इनर कोर्ट में कोई समान नहीं है, और वह द वांग का चचेरा भाई है, लेकिन वह एक ऐसा शख्स भी है जिसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसी कई अफवाहें हैं कि वांग मिंग ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बाहरी कोर्ट के शिष्यों को अपनी सेवा देने के लिए मजबूर किया। झांग शियुयंग ने सु यांग से बिना पूछे ही उसे अपनी स्थिति समझा दी, लगभग मानो उसने पूछा था कि वह अंततः पूछेगा। और इस बनिंग लोड्स ऑक्शन हाउस में एक से पहले मेरे निजी मामलों पर बात करने की स्थिति में उन्होंने कहा कि जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं उनके वाले क्वार्टर में अकेले रहूंगा। वांग शियुयंग उस राक्षसी मुस्कान को याद करके कांप उठे जब वांग झांग मिंग ने उनसे बात की थी। उस पल ऐसा लगा मानो वह किसी प्रतिष्ठित रुतबे वाले लुटेरों के सामने खड़ी हो। बाहरी अदालत में मेरे कुछ हैं जो पहले ही इस वांग मिंग के आदर्श हाथों का शिकार हो चुके हैं, और यह पता चला है कि वह जल्द ही एक मुख्य मित्र बन गए। संप्रदाय के एक सामाजिक अनुभव में मैं उनसे बच नहीं पाऊंगा। सु यांग ने बचपन की कहानी जो खेती की दुनिया में बहुत आम थी, जहां बिना स्थिति या शक्ति वाले लोग हमेशा किसी मजबूत व्यक्ति के दबाव में रहते हैं। उच्च पद या पद के किसी व्यक्ति द्वारा निम्न स्तर के लोगों पर योजना कार्य करने के लिए दबाव वाले युवाओं की घटनाएं न केवल इस दुनिया में है बल्कि उनके पिछले जीवन में भी चारों ओर के लोगों में एक सामान्य घटना है। हालांकि यह नश्वर संसार में भी होता है जहां कुलीन पद और सामाजिक वर्ग होते हैं। सु यांग ने इस दुनिया के चरित्रों को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया था, यहाँ तक कि उन लोगों द्वारा दबाव डाले जाने के दौरान कई बार खुद को शक्ति होने का एहसास भी हुआ जो उनके ऊपर थे। मैं संप्रदाय के बुजुर्गों के पास जाऊंगा, लेकिन मैं पहले से ही ऐसे निरर्थक कार्यों के परिणाम को जानता हूं। झांग शियुयंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सु यांग को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा सीधे उसकी छाती पर था। मैं सिर्फ एक सामान्य बाहरी अदालत का शिष्य हूं, जबकि वांग मिंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका भविष्य उज्ज्वल है। वे निश्चित रूप से उसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए हंगामा पैदा करने की बजाय कुछ अनैतिक कार्य करने की अनुमति देंगे जिसके पास कोई उल्लेखनीय नहीं है पृष्ठभूमि। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह द वांग का चचेरा भाई भी है। कुछ मिनटों तक सु यांग की छाती पर चुपचाप रोने के बाद झांग शियुयंग ने धीरे से अपना आलिंगन छोड़ा और मुस्कुराए। मैं भद्दे प्रदर्शन के लिए सम्मानित अतिथि से माफी मांगता हूं और मेरी उबाऊ कहानी सुनने के लिए मैं सम्मानित अतिथि की बहुत सराहना करता हूं। कृपया मुझे अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ आपकी सेवा करने की अनुमति दें। झांग शियुयंग, जो सु यांग की गोद में बैठी थी, धीरे धीरे अपने कूल्हों को हिलाने लगी। मम्मा। कमरे को अपनी कराहों से भरने से रोकने के लिए उसने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए सु यांग को पकड़ लिया। हालांकि शुरुआत में ये बेहद दर्दनाक था, उसने जल्द ही इस भावना से खुद को परिचित कर लिया और जल्द ही उसे उस दर्द में केवल आनंद मिलने लगा। उसका शरीर गर्म था और उसके पेट में जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपना शरीर हिलाना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्क्वैट्स कर रही हो। इस समय केवल एक चीज जो झांग शियुयंग को सुनाई दे रही थी, वह थी उसकी दबी दबी सांसों की आवाज जो कराहने के साथ मिश्रित थी, और उसकी भीगी हुई गुफा से आने वाली अश्लील आवाजें। साथ ही नीलामी कक्ष से उपद्रव उसकी धारणाओं से पूरी तरह से दूर हो गया था। जबकि झांग शियुयंग ने आनंद लिया, सु यांग ने चुपचाप अपने पिछले जीवन के शुरुआती वर्षों में अनुभव किए गए सभी अन्याय को याद किया। एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के रूप में वह अच्छी तरह से जानते थे कि बिना शक्ति या हैसियत वाले लोगों को उन लोगों से कितना दुख और पीड़ा सहनी पड़ती है। सु यांग ने झांग शियुयंग के चकित चेहरे को देखा जो खुशी में खोया हुआ लग रहा था, और फिर उसने वांग शुरेन को देखा जो अभी भी मंच पर था, कुछ के बारे में सोच रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस समय तक नीलामी में पहले ही कुछ वस्तुएं बिक चुकी थीं और वर्तमान में मंच पर 3 दर्जन राक्षस कोर प्रदर्शित थे। जब मेहमानों ने देखा कि एक ही स्थान पर कितने राक्षस कोर एक साथ थे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इतने सारे राक्षस कोर हैं? वह कितने हैं? भीड़ का आश्चर्य देखकर वांग शुरेन मुस्कुराए। ये सभी लाइटनिंग कैट्स के इन लाइटनिंग मॉन्स्टर कोर हैं जो हाल ही में थंडर वैली में उत्पात मचा रहे हैं, और वे सभी एक ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए थे। उनमें से 36 को आज नीलाम किया जाना है। कोई अकेले 36 राक्षस कोर प्राप्त करने में कामयाब रहा। जो कोई भी इसकी नीलामी कर रहा है उसने कम से कम 1000 लाइटनिंग कैट्स को मार डाला होगा। राक्षस कोर की सटीक संख्या सामने आने के बाद भीड़ हैरान रह गई।
एक राक्षस कोर प्राप्त करने की संभावना 100 में से 1 थी, इसलिए एक ही जानवर के 36 राक्षस कोर होने के लिए किसी को हजारों बिजली बिल्लियों को मारने की आवश्यकता होगी। कम से कम मेहमानों का यही मानना था, और वे ऐसा कर सकते थे। उस नरसंहार की कल्पना न करें जो थंडर वैली में एक ही स्थान पर इतने सारे राक्षस कोर होने के कारण हुआ होगा। अध्याय 62। एक अमीर आदमी। यहाँ 28 एलिमेंट्री ग्रेड और 8 प्रोफाउंड ग्रेड मॉन्स्टर कोर हैं, लेकिन नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी है। मुझे यह उल्लेख करना होगा कि विक्रेता ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि एलिमेंट्री ग्रेड के लिए प्रारंभिक मूल्य 15 स्पिरिट स्टोन्स होंगे, जबकि गहनता ग्रेड 30 स्पिरिट स्टोन होंगे। आमतौर पर एक एलिमेंट्री ग्रेड मॉन्स्टर कोर की कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर 5 से 10 स्पिरिट स्टोन्स के बीच होती है, और एक प्रोफाउंड ग्रेड मॉन्स्टर कोर की कीमत होती है। जब भीड़ ने 30 स्पिरिट स्टोन्स की भारी कीमत के लिए एक राक्षस दल को इकट्ठा किया तो ऑर्केस्ट्रा कक्ष से भर गया। मात्रा एक गहन रेंज के राक्षस कोर के लिए 30 स्पिरिट स्टोन। चोरी की भी एक सीमा होती है। इन मॉन्स्टर कोर में से एक मैरी स्पिरिट तलवार के लिए मैंने लगभग 1/4 का भुगतान किया है। वांग शुरेन नाटक पर केवल चॉकलेट हेड से चमक हो सकती है, लेकिन भीड़ से ऐसी ही आशा की जाती थी और इसे स्वाभाविक माना जाता था, क्योंकि उन्होंने 3 बार कीमत चुकाने की भी याचिका की थी। मैं आपकी नोटबुक सुनो, लेकिन मेरी बात सुनो। लगभग मानो उनके आवाज में जादू के हिस्से थे। वांग शुरेन की कोमल आवाज ने तुरंत पूरे कमरे को शांत कर दिया। पिछले कुछ दिनों से थंडर वैली में कॉन्स्टेंट के शिकार के कारण वहां लगभग सभी लाइटनिंग कैट्स की हत्या कर दी गई है, इसलिए निश्चित रूप से कम कुछ वर्षों तक लाइटनिंग कैट मॉन्स्टर कोर की कमी होगी, इसलिए उनकी कीमत में वृद्धि हुई है। जब असामी को बेटुकी की कीमत का कारण पता चला तो उनकी आंखों में एक खास रोशनी चमक उठी। वहां ज्यादातर लोग अमीर लोग थे, इसलिए जब पैसे का मौका आया तो वे सभी इसे करने में सक्षम महसूस कर रहे थे। अब जब मैंने उनकी कीमत का कारण बताया है तो आइए एलिमेंट्री ग्रेड मॉन्स्टर कोर से शुरुआत करें। क्या हम पहले निम्न गुणवत्ता वाले मॉन्स्टर कोर की शुरुआती कीमत 15 स्पिरिट स्टोन्स होगी। 16 स्पिरिट स्टोन्स, 17 स्पिरिट स्टोन्स, 18 स्पिरिट स्टोन्स। भीड़ एक के बाद एक अपनी कीमत बताई गई। 30 स्पिरिट स्टोन्स। अचानक किसी ने पिछला ऑफर लगभग दोगुना कर दिया, जिससे वहां मौजूद कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस गैलरी रूम में कोई मूर्ख क्या था? किसी एक राक्षस कोर के लिए इतना अधिक भुगतान क्यों करना चाहिए, जबकि अभी भी इतने सारे राक्षस कोर बचे हुए हैं? जब वहां उपस्थित लोगों ने उस व्यक्ति को देखा जिसने प्रस्ताव दिया था, तो ये देखकर उनकी आंखों को आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में एक अद्भुत प्राकृतिक व्यक्ति था। ब्रदर DCPB 7535 DW ऑल इन वन ग्रे वायरलेस प्रिंटर स्वचालित 2 तरफा प्रिंटिंग के साथ मोग्लिक्सिन। हालांकि जब भीड़ ने अपने अनूठे कपड़ों को देखा तो उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत कठोर हो गईं, यहां तक कि कुछ ने तो परेशान भी कर लीं। या निस्संदेह उसका सुंदर कोई व्यक्ति उस घृणित प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का शिष्य होगा। बाधा में जाओ, उनके निकटतम सभी सुंदरियां और सुंदर लोग क्यों हैं? यह उचित नहीं है। भीड़ ही अंदर बाहर शिकायत करने लगी, लेकिन किसी और कारण से। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की महिला शिष्या ने मॉन्स्टर कोर के लिए पहली बोली लगाने के बाद तुरंत दूसरी बोली शुरू कर दी। 20 स्पिरिट स्टोन्स। महिला शिष्या ने सबसे पहले अपने प्रपोजल की घोषणा की, जिससे वहां मौजूद कई लोग रुक गए। 21 आत्मा। 25 स्पिरिट स्टोन। दूसरे प्रस्ताव को पूरा किए बिना ही महिला शिष्या ने और भी अधिक कीमत की पेशकश की। उसके आंदोलन के कारण फिल्म कक्ष में संदिग्ध छा गया, क्योंकि वहां हर कोई आश्चर्यचकित था कि वह कुछ राक्षसों पर कब्जा क्यों कर रही थी। स्थिति देखकर वांग शुरेन छोटी मुस्काने। सुयांग भी प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय से थे, इसलिए उनके एक दूसरे के साथ संबंध होने की संभावना अधिक थी। फिर तीसरा राक्षस कोर पर 20 स्पिरिट स्टोन्स। ये महिला शिष्यमंडलम करने वाली पहली महिला थी। चीन की हरकतों ने अब भीड़ को चौंका दिया। वह आज कितने मॉन्स्टर कॉप्स की योजना बना रही है? क्या वह सभी राक्षस कोर की कोशिश कर रही है ताकि उनका मूल्य नियंत्रित हो सके? कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह सभी राक्षसी कोर को हथियाने की कोशिश कर रही थी ताकि बाद में वह उन्हें और भी अधिक कीमत पर बेच सके, इसलिए उन्होंने भी बोली लगाना शुरू कर दिया। 21 आत्मा पत्थर। 30 स्पिरिट स्टोन्स। 31 स्पिरिट स्टोन्स। 35 स्पिरिट स्टोन्स। अरे बकवाद, ये लड़की कितनी अमीर है? वह इन राक्षसों पर इतना अधिक खर्च कैसे कर सकती है? फिल्म रिलीज रही और कई मिनटों के भीतर बाकी से अधिक राक्षस कोर बिक गए। हालांकि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की महिला शिष्या के विपरीत वहां कोई भी राक्षस कोर पर उद्योग से खर्च करने को तैयार नहीं था, इसलिए 18 प्राथमिक श्रेणी राक्षस कोर के लिए 400 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके हर एक बोली। इसके अलावा जिस तरह से इस महिला शिष्या ने अपनी संपत्ति इधर उधर रखी, वहां मौजूद सभी लोगों के खाते से छूट दी गई। प्रोफेसर उनके फाउंडेशन ब्लॉसम संप्रदाय की यह महिला शिष्या किसके पास और कितनी संपत्ति पर कितना खर्च हो सकता था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच सुयांग अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, अपने साथ चौंका देने वाली जांग शियुयंग को भी ले गई, जिसका शरीर अभी भी वहीं पर खड़ा था।
उसने जांग शियू यंग को अपनी गोद में ले लिया, अपने हाथों से अपने कोमल नितंबों पर, और वह दीवार के पास पहुंचा, जहां उसने उसे अपनी पीठ के बल लिटा दिया। आपके साहस और निर्भीकता के लिए मैं आपकी पोस्ट ऑफिस का उत्तर देता हूं। मेरी विनती। झांग शियू यंग ने गलत व्यवहार से उसकी ओर देखा। उसने कब उससे कोई चीज मांगी थी? सू यांग ने शरीरों को जोड़ने के बाद पहली बार अपने साथियों को हिलाना शुरू कर दिया। हिंसक ड्रैगन झांग शियू यंग के तंग छेद में जोर से घुस रहा था। उनकी अचानक की गई कृति से जांग शियू यंग के शरीर में खुशी की एक अतुल्य भावना हुई, जिससे वह जोर जोर से करने लगी। सम्मानित अतिथि। रुको। झांग शियू यंग को इस पल में न केवल खुशी बल्कि डर भी महसूस हुआ। उसकी पीठ कसकर कांच की दीवार से टकरा रही थी और इससे उसे असुरक्षित महसूस हो रहा था। हालांकि यह लगभग असंभव था, लेकिन क्या होगा यदि असंभव घटित हो जाए और कांच की दीवार टूट जाए? क्या होगा अगर, क्योंकि उसका शरीर सीधे कांच की दीवार के खिलाफ था, उसकी नग्न पीठ और गोल नितंबों का दृश्य अचानक नीलामी कक्ष में सभी के सामने आ जाएगा? ये सभी असुरक्षाएं और अनावश्यक चिंताएं झांग शियू यंग के सिर में दिखाई देने लगी, लेकिन एक गहन खुशी जो लगातार उसके शरीर में उमड़ रही थी, उसने उसके दिमाग को व्यस्त रखा और उसे उन सभी विचारों को दूर करने में मदद की, जिससे वह सू यांग की कोमल त्वचा की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित कर सकी और उसके शरीर की गर्मी। झांग शियू यंग को जो अभूतपूर्व आनंद महसूस हो रहा था वह कुछ और मिनटों तक जारी रहा, इससे पहले कि सू यांग ने अनिवार्य रूप से अपना लिंग उसके शरीर से बाहर खींच लिया। और जैसे ही उसकी चीज का प्लग खुला, विस्फोटित ज्वालामुखी की तरह बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकला, जिसने झांग शियू यंग के शरीर को सफेद चिपचिपे पदार्थों से ढक दिया। स्खलन के बाद सू यांग ने धीरे से झांग शियू यंग के हिलते हुए शरीर को अपनी सीट पर लिटा दिया। हालांकि इससे पहले कि वह उसका साथ छोड़ पाता, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सम्मानित अतिथि, कृपया मुझे आपको साफ करने की अनुमति दें। NOVALB1N उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यांग ने कुछ नहीं कहा और झांग शियू यंग को अपने लिंग को अपने मुंह से साफ करने की अनुमति दी। अध्याय 63 भंडारण रिंग। अब जब हमने एलिमेंट्री ग्रेड मॉन्स्टर कोर के साथ काम पूरा कर लिया है, तो आइए प्रोफाउंड ग्रेड मॉन्स्टर कोर के साथ शुरुआत करें। पहले वाले के लिए शुरुआती बोली 30 स्पिरिट स्टोन्स होगी। 40 स्पिरिट स्टोन्स। एक बार फिर महिला शिष्या ने कीमत 10 स्पिरिट स्टोन्स लिया शुरू की। उसके पास अभी भी और राक्षस लाशें के लिए धन है। अब तक वहां मौजूद विरोधियों ने इस महिला शिष्या को माता देने की कोशिश की थी। हालांकि वे सभी अमीर लोग हैं, अमीर सैनिक और अमीर लोगों के बीच एक अंतर था, क्योंकि उनकी निर्माण लागत बहुत अधिक थी। जल्द ही दूसरे प्रोफाउंड ग्रेड मॉन्स्टर कोर के लिए बोली शुरू हुई और आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि महिला शिष्या बिना किसी परेशानी के सभी लोगों से आगे आ रही थी। तीसरा प्रोफाउंड ग्रेड राक्षस कोर था, लेकिन एक बार फिर इसे भी महिला शिष्य ने तुरंत छीन लिया। चौथा, पांचवां एंटीम प्रोफाउंड ग्रेड मॉन्स्टर कोर तक इस महिला शिष्या ने बिना किसी असफलता के उन पर बोली लगाए। इस सब के अंत में महिला शिष्य ने सभी 36 यिन लाइटनिंग राक्षस कोर के लिए 800 से अधिक स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए। ये वहां के अधिकांश लोगों के पास अकल्पनीय संपत्ति थी। मॉन्स्टर कोर की परिक्रमा समाप्त होने के बाद महिला शिष्या अपने मॉन्स्टर कोर को इकट्ठा करने के लिए सुंदर कदमों से मंच तक चली, जिससे उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही थी। जब उसने राक्षस कोर को अपने हाथ में पकड़ा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर आभूषण सी मस्का लगा हुआ था। जब वहां मौजूद लोगों ने मछली का मस्का देखा तो उनका दिल तेजी से देखने लगा। हालांकि वे इस तथ्य से आश्वस्त थे कि वह प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय से थी और निश्चित रूप से एक फुहाद थी, वे अपनी विरासत की प्रशंसा के बिना नहीं रह सके। जब महिला शिष्या को राक्षस के टुकड़े मिल गए और वह अपनी सीट पर वापस चली गई, तो फिर से शुरू हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ और वस्तुओं के बाद वांग शूरेन ने क्राउड को एक छोटी स्टील की अंगूठी दिखाई। यह एक स्पिरिट ग्रेड स्टोरेज रिंग है। इसमें कई वस्तुओं को संग्रहित करने और उन्हें तदनुसार पुनः प्राप्त करने की क्षमता है। ये केवल उन लोगों के लिए एक महान अतिरिक्त है जो सामान ले जाने की आवश्यकता के बिना यात्रा करना चाहते हैं, बल्कि इसमें 2 बड़े शीशे फिट करने के लिए कमरे के अंदर भी सामान रखा गया है। शुरुआती बोली 75 स्पिरिट स्टोन्स होगी। 80 स्पिरिट स्टोन्स। विपक्ष में से एक चिल्लाया। 81 स्पिरिट स्टोन्स। दूसरा चिल्लाया। 82 स्पिरिट स्टोन्स। 83 स्पिरिट स्टोन्स। 84 स्पिरिट स्टोन्स। स्टोरेज रिंग की उपस्थिति के साथ साथ नीलामी गर्म हो गई, क्योंकि इसे स्पिरिट तलवारों की तरह एक आध्यात्मिक खजाना भी माना जाता था। अचानक कमरे में एक गहरी आवाज गूंजी। 100 स्पिरिट स्टोन्स। जब दीप ने इकोनॉमिक आवाज दी तो वांग शूरेन ने कमरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति हो रही थी। आखिरकार उसने कुछ गलती का निर्णय लिया था, और यहाँ मुझे लगा कि वह यहाँ केवल अपनी विशाल चोरी के लिए आया था। उसने खुद सोचा। सू यांग द्वारा स्टोरेज रिंग के लिए 100 स्पिरिट स्टोन्स के अवशेषों के बाद स्थान अचानक शांत हो गया। हालांकि शांति केवल कुछ सेकंड तक ही रही, जब तक कि एक परिचित सी आवाज गूंजती रही, चुप्पी को तोड़ती हुई। 125 स्पिरिट स्टोन्स।
जब लोगों ने आवाज की ओर देखा तो पाया कि यह प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की महिला शिष्या थी। आखिरकार उसकी नज़र फिर से किसी चीज़ पर टिकी है। ये खत्म हो गया है, वह इसे पहले ही जीत चुकी है। शिष्या को फिर से बोली लगाते देख लोगों ने आह भरी। 150 स्पिरिट स्टोन्स। सू यान की छिपी हुई आवाज पिछली पेशकश के 1 सेकंड बाद गूंजी। 175 स्पिरिट स्टोन्स। महिला शिष्या ने वीआईपी कमरे की कांच की दीवार की ओर देखा और पेशकश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला शिष्या की पेशकश के बाद कुछ सेकंड बीत गए, फिर भी सू यांग ने कोई जवाबी पेशकश नहीं की। कुछ और सेकंड बीत गए और ठीक जब महिला शिष्या आश्वस्त हो गई कि यह उसकी जीत है, सू यांग की छिपी हुई आवाज एक बार फिर गूंज उठी। 250 स्पिरिट स्टोन्स। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नया प्रस्ताव सुनते ही भीड़ लगभग जोर से रोने लगी। एक स्पिरिट ग्रेड स्टोरेज रिंग की कीमत अधिकतम 100 स्पिरिट स्टोन्स होगी, इसलिए 175 स्पिरिट स्टोन्स की पिछली पेशकश को पहले से ही एक अतिरंजित राशि माना गया था। फिर भी यह व्यक्ति अन्य 75 स्पिरिट स्टोन्स जोड़ने को तैयार था। इतना पैसा फेंकने की हिम्मत करने में कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति वीआईपी कमरे में क्यों था। जब महिला शिष्या ने सू यांग की नई पेशकश सुनी तो उसने निराशा से अपने होंठ चबा लिए। चूंकि उसने अपनी अधिकांश संपत्ति पहले ही दानव कोर पर खर्च कर दी थी, इसलिए वह इस नए प्रस्ताव से आगे निकलने में असमर्थ थी। क्या कोई और है जो सम्मानित अतिथि के प्रस्ताव को पार करने का प्रयास करना चाहेगा? वांग शुरेन ने बिना किसी नए प्रस्ताव के कुछ पल इंतजार करने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा। नीलामी कक्ष में सन्नाटा छा गया। वहां कोई भी सू यांग के प्रस्ताव को हरा नहीं सका। नरक, भले ही वहां किसी के पास सू यांग को पछाड़ने लायक धन हो, वह व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि मात्र भंडारण अंगूठी के लिए इतनी बड़ी रकम का भुगतान कर दे। फिर यह स्टोरेज रिंग सम्मानित अतिथि को 250 स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेची जाएगी। बधाई हो, वांग शुरेन ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ घोषणा की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीआईपी कमरे के अंदर स्टोरेज रिंग के लिए बोली जीतने के बाद सू यांग अपनी सीट से खड़े हुए और दरवाजे के पास पहुंचे। आदरणीय अतिथि झांग शियुयंग, जो अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और फिर से खूबसूरत दिख रही है, ने जब उसकी हरकतें देखी तो उसने उसे बुलाया। मुझे वह मिल गया जिसके लिए मैं यहाँ आया था, अब मुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ। झांग शियुयंग ने सिर हिलाया और उसे वापस उस कमरे में ले जाने लगा जहाँ वह पहली बार वांग शुरेन से मिला था। कमरे में पहुंचने पर सू यांग सोफे पर बैठ गया और उसने झांग शियुयंग से प्राप्त इंसार की थोड़ी मात्रा को विकसित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि यह राशि कम थी और बमुश्किल उसके खेती के आधार की मदद कर पा रही थी, फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। उससे मिलने के बाद आखिरकार मैंने अपनी आंखें फिर से खोल लीं और अपनी मूर्खता को देखने में सक्षम हो गया। मैं अब वह श्रद्धेय अमर नहीं हूं जो मैं एक बार था, लेकिन केवल एक गहन आत्मा क्षेत्र का कृषक हूं, एक ऐसा स्तर जिसे मेरे अंदर एक चींटी से भी कम माना जाता है। पिछली दुनिया। मुझे वास्तव में खेती में अपने प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। उसने चुपचाप अपने आप से आह भरी। अध्याय 64 झांग शियुयंग। कॉलेज के कमरे के अंदर झांग शियुयंग डेरे सू यांग के पास खड़ा था, जबकि वह खेती कर रहा था। उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी जैसे वह ग्रेजुएशन में डूबी हुई थी। हालांकि शुरुआत में उसके मन में उसकी प्रति कोई भावना नहीं थी, लेकिन इस समय उसके दिल में उसके लिए स्पष्ट स्नेह झलक रहा था। हालांकि उसने ये भी नोटिस किया था कि उसका प्यार कभी साकार नहीं होगा, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी आलिंगन का कोई मतलब नहीं था और इसका मुख्य कारण उसका खुद को उस स्थान पर रखना था। समय तेजी से चला गया और 1 घंटे का समय पलक झपकते ही गायब हो गया। हालांकि झांग शियुयंग के लिए, जो कांस्टेंट सू यांग और उनकी छोटी से आलिंगन के बारे में सोच रही थी, ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए। का कमरा दरवाजा अचानक खुला और वांग शुरेन एक जादुई रत्न के साथ अंदर चले गए और आवाज में कहा, बधाई हो प्रतिष्ठित अतिथि। आप अपने सभी राक्षस कोर को कुल 1082 स्पिरिट स्टोन्स में डुबो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू यांग ने वांग शुरेन को देखने के लिए धीरे धीरे से अपनी इच्छाएं पूरी की, लेकिन उनकी नज़र खुशी से भरी नहीं थी, उनसे कुछ ऐसी उम्मीद थी। इसके स्थान पर उसका परस्परावलंबन सौर ऊर्जा से भरी हुई जगह। जब वांग शुरेन ने अपनी गंभीर दृष्टि को देखा तो उसका चेहरा तुरंत गायब हो गया और उसने झांग शियुयंग की ओर देखा और एक शब्द कहा, छुट्टी। हाँ मैडम वांग। नहीं, वह रहेगी। सू यांग ने स्पष्ट और गब्बर आवाज में उन्हें देखा, जिससे वे दोनों आश्चर्यचकित होकर अपनी ओर देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, बैठो वांग शुरेन। मेरे पास एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके बारे में मैं अनौपचारिक बात करना चाहता हूँ। क्या इस मामले में एक तुष्ट नौकर की उपस्थिति की आवश्यकता है? वांग शुरेन ने भौहें चदाते हुए पूछा। सू यांग ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और केवल गंभीर व्यवहार किया। वांग शुरेन ने झांग शियुयंग को सबसे पहले एक शानदार दृश्य से देखा और सोचा कि जब वह दूर थी तो क्या हुआ था। तो क्या हुआ? क्या उसने कुछ ऐसा किया जिससे आप वहां तक पहुंच सकें?
उसने ही पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सु यांग ने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय एक ही नाम का उल्लेख किया, वांग मिंग। उनके मुंह से अपने चचेरे भाई का नाम सुनकर वांग शूरेन की दीक्षा से फेल हो गया। उसके नाम के बारे में कैसे पता चला और इस अजीब स्थिति से उसे क्या लेना देना था। ऐसा महसूस हुआ कि वह उसे रोककर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। झांग शियुयंग ने सुयांग को भी छोटी आंखें दिखाईं। सम्मानित अतिथि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वांग शूरेन ने कट से पहले बात की। जल्दी से बोलने की कोशिश की। चुप रहो, हम यहाँ कर रहे हैं। सारथी, हमारी बातचीत में शामिल होने का सौभाग्य कब से मिला। इस कमरे में जांग शियुयंग की बातचीत से पहले ही उनसे काफ़ी नाराजगी थी। एक नौकर के इशारों से उनकी बातचीत में कूदना तो दूर की बात है। मेरे चतुर्थ भाई वांग मिंग का इससे क्या लेना देना है। वांग शूरेन ने झांग शियुयंग को डांटने के बाद सु यांग से पूछा। मुझे हाल ही में आपके चचेरे भाई वांग मिंग के बारे में कुछ परेशान करने वाली अफवाहों के बारे में पता चला है और सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मुझे उसका अस्तित्व बहुत अप्रिय लगता है। सु यांग ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जिससे पूरे वांग में ठंडक फैल गई। शूरेन का शरीर। वांग शूरेन को अंततः स्थिति समझ में आई जब उन्होंने अपने चचेरे भाई वांग मिंग की इन अफवाहों के बारे में उल्लेख किया, क्योंकि वह अपने संप्रदाय के भीतर एक ज्ञात उपद्रवी था। वाई आप कुछ अफवाहों के कारण उसे मारना चाहते हैं। उसने चेहरे पर चिंतित भाव लाते हुए उससे पूछा। मैंने उसके चरित्र को बदलने के लिए कई बार कोशिश की है, लेकिन भले ही वह मेरा चचेरा भाई हो, अगर वह मेरी बात नहीं मानता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि संप्रदाय के शीर्ष लोग भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। सु यांग ने अभी भी उदासीन भाव से कहा, नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगी, लेकिन अगर वह इस बिंदु से आगे यहाँ तक कि उसके बालों पर बालों का एक कतरा भी छुएगा या उस मामले के लिए किसी को भी, तो मैं मार डालूंगी। न केवल उनसे मुलाकात करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें जवाबदेह भी ठहराऊंगा। जब उसने उसका जिक्र किया तो उसकी नज़र झांग शियुयंग पर पड़ी, जो परेशानी में सिर झुकाए उसके पास खड़ी थी। आप? वांग शूरेन ने चौड़ी आंखों और खुले मुंह से झांग शियुयंग को देखा। मुझे परवाह नहीं है कि आप उसके साथ कैसे निपटेंगे, लेकिन अगर आप मुझे फिर से कहते हैं कि आप, एक संप्रदाय के बुजुर्ग, अपने संप्रदाय के अपने चचेरे भाई को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के लिए आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। वांग शूरेन ने इस समय अपने दिल में चुपचाप वांग मिंग को कोसा। ये सोचने के लिए कि संप्रदाय के भीतर उसके भद्दे कार्यों के कारण वह कीमिया मास्टर बनने का मौका खो देगी, उसे उसकी बात सुनने के लिए मजबूर करना होगा, भले ही इसे उसकी जान चली जाए। खुद को शांत करने के लिए एक पल लेने के बाद वांग शूरेन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। संप्रदाय में लौटते ही मैं वांग मिंग का ख्याल रखूंगा। मुझे आशा है कि आप पर भरोसा करने का मेरा आज का निर्णय पीछे नहीं हटेगा। सु यांग ने फिर झांग शियुयंग की ओर देखा, जो स्थिति को देखकर बुरी तरह चकित थी। आपको वांग मिंग नाम के इस मेढक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो अब आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वह आपको परेशान करना जारी रखता है तो मुझे यकीन है कि यहाँ आपके माननीय संप्रदाय के बुजुर्ग इससे जल्दी और कुशलता से निपट लेंगे, है ना? उसने कहा और उसकी नज़र वांग शूरेन पर पड़ी, जिसने आज्ञाकारी ढंग से उसके शब्दों की पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया। ये देखकर झांग शियुयंग के चेहरे से आंसू गिरने लगे, ये सोचने के लिए कि वह उसकी मदद करने के लिए प्रयास करेगा, जो इस समय असहाय और हताश महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया करे या वह उसे चुकाने के लिए क्या कर सकती है, क्योंकि उसका आलिंगन केवल एक स्वार्थी कार्य था जो था हताशा पर कार्रवाई की। धन्यवाद धन्यवाद। इस समय वह केवल एक ही काम कर सकती थी, वह था अपने दिल की बात कहना, जिसके परिणामस्वरूप उसके आंसू और भी तेजी से गिरने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वांग शूरेन का जबड़ा टूट गया। हालांकि वह स्थिति को समझ गई थी, फिर भी वह हैरान थी कि बात इस स्थिति तक कैसे पहुंची। अध्याय 65। ये किसने किया? कुछ क्षण बाद जब जांग शियुयंग अंततः शांत हो गई तो सुयांग वांग शूरेन के साथ व्यापार करने के लिए वापस आ गई। वांग शूरेन ने सुयांग को सिल्वर की रिंग में रिंग करते हुए कहा, मैं बनिंग लोड्स ऑक्शन हाउस के 10% शेयर के साथ साथ स्टोरेज रिंग पर आपकी लागत से 250 स्पिरिट स्टोन भी कट गए हैं, जिससे आपके पास कुल 724 स्पिरिट स्टोन हो गए हैं। रह जाओगे? हाथ भंडारगृह स्वीकार करने पर सुयांग ने हुना के अंदर चांदी की अंगूठियां रखी और उसके दिमाग में एक वर्गाकार कमरे का स्पष्ट और दृश्यमान दृश्य दिखाई दिया, जिसमें एक कोने में सैकड़ों चमकीले नीले रंग की चट्टानें बनी हुई थीं। केवल साधकों के लिए उपलब्ध अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए सुयांग ने एक ही पल में सभी स्पिरिट स्टोन्स की तार्किक गिनती कर ली। बहुत अच्छा, अब हमारे एकाग्र पर मैं शस्त्र एक ऐसी तकनीक बताता हूं जो तारामंडल कीमिया मास्टर बनने की सही सलाह देता है। अपना मुझे माथा दो। वांग शूरेन आगे झुक गए जबकि सुयांग ने नकल की। जैसे ही उनके महल का स्पर्श हुआ, उनके बीच एक सुनहरी रोशनी जैसी चमक दिखाई दी, जिससे एक गहरा एहसास हुआ। यह है। अपने दिमाग में तकनीक को देखकर वांग शूरेन लगभग ईस्ट से जोर से चिल्लाने लगी। यह एक अमर ग्रेड तकनीक है।
हालांकि वह अभी भी मन ही मन चिल्ला रही थी। जब उसने सुना कि सुयांग उसे एक तकनीक देने जा रही है तो उसने दिव्य अमर श्रेणी में एक अनोखी तकनीक के अलावा कुछ और भी उम्मीद कर रही थी। फिर भी अभी उसके दिमाग के अंदर बिल्कुल अमर ग्रेड तकनीक थी। इसके अलावा न केवल इमोर्टल ग्रेड तकनीक बल्कि उन्होंने उसे प्रोफाउंड एडवांसमेंट पिल की पूरी रेसिपी के साथ साथ कुछ और भी दिया। सुयांग द्वारा तकनीक को अपने पास स्थानांतरित करने के बाद वांग शूरेन ने अपनी खाली जगह को स्थिर अभिव्यक्ति के साथ देखा जो एक जमी हुई मूर्ति की तरह लग रही थी। कुछ क्षण बाद जब वह अंततः अपनी सच्चाई में लौट आई तो वांग शूरेन खड़ी हो गई और सुयांग के पास चली गई ताकि उसकी बेचैनी को कम करके उसे प्रणाम कर सके। शिष्य वांग मास्टर का स्वागत है, उसने जोर से कहा। उनके कार्य ने झांग शियुयंग को हतप्रभ कर दिया, जिसने पहले कभी किसी संप्रदाय के बुजुर्गों को झुकते हुए नहीं देखा था, अपने ही संप्रदाय में किसी संप्रदाय के बुजुर्गों को तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। मैं गुरु कब बना? सुयांग ने बर्नहे चढ़ाकर से पूछा। गुरुओं और शिष्यों के बीच एक तकनीक को दूसरे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने का कार्य भी माना जाता है, इसलिए वांग शूरेन ने सुयांग को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया जब उन्होंने उन्हें एक ऐसी तकनीक प्रदान की जिसे उन्होंने चुना था। अनोखा और अमूल्य नौकर था। उठो, मैंने तुम्हें डांटा नहीं कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। सुयांग ने तुरंत उसे याद दिलाया, जो स्पष्ट रूप से अभी भी एक अमर ग्रेड तकनीक को देखने के लिए प्रभावित था। हेल, यहाँ तक कि 1 किलो अकेले गोल के नुस्खे भी उन्हें कोमा में शामिल करने के लिए बात करते थे, लगभग समतल थे। अमर ग्रेड तकनीक की तो ही छोड़ो, जो अगर उन्हें पता चल गया तो दुनिया के अंदर बड़ा रहस्य पैदा हो जाएगा। जब सुयांग ने उसे अस्वीकार कर दिया तो वांग शूरेन फूट फूट कर मुस्कुराईं। कीमिया के संबंध में उनके व्यापक ज्ञान के कारण वह वास्तव में उनकी शिष्या बनना चाहती थीं। लेकिन अफसोस, अगर वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता तो वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकती थी। हमारे समझौते के बारे में मत भूलना वांग शूरेन, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे निराश मत करो। हाँ, वह वांग शूरेन को अचानक एहसास हुआ कि इतने समय के बाद भी उसने अभी तक उसका नाम नहीं सुना है। सम्मानित अतिथि का नाम फिर क्या है? उसने शर्मिंदा होकर पूछा। सुयांग, उन्होंने उत्तर दिया। सुयांग, वांग शूरेन और झांग शियुयंग दोनों ने एक साथ उसका नाम बुदबुदाया। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट में आएं। हालांकि अगर यह जरूरी नहीं है तो मैं आपको सीख दूंगा कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होना पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ, वांग शूरेन ने कहा। उसके ऐसा कहने के बाद सुयांग ने झांग शियुयंग का सामना किया, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह एक चमकदार नायक था। फिर उसने अपने भंडारण रिंग से मुट्ठी भर स्पिरिट स्टोन्स निकाले और उसके पास आया। आदरणीय अतिथि, जब झांग शियुयंग ने अचानक मुट्ठी भर स्पिरिट स्टोन्स उसके आलिंगन में डाल दिए तो वह चिल्ला उठी। सुयांग मुस्कुराए और अपने होंठ उसके कानों के पास ले गए और फुसफुसाए, हालांकि जहां तक हमारा रिश्ता जा सकता है, हमारे बीच हमेशा एक बंधन रहेगा। और यद्यपि आपकी सेवाएं हास्यास्पद थीं, आप इस तरह से प्रशंसा के पात्र हैं। आपने स्वयं को धारण किया। इन स्पिरिट स्टोन्स को लें और अपने आप को ठीक से विकसित करें, और जब तक मैं इस दुनिया में हूं, अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझसे सहायता मांग सकते हैं। झांग शियुयंग की आंखों में सूख गए आंसू एक बार फिर से उभरने लगे। धन्यवाद, उसने अपने आंसुओं से हिचकिचाहट न रोकने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। इसके बाद सुयांग ने उसे धीरे से गले लगाया और उसके माथे को चूमा, जिससे वांग शूरेन को झटका लगा, जो शुरू से ही उनके रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। ये चालाक महिला, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उसके शरीर से एक परिपक्व आभा क्यों महसूस हुई, कुछ ऐसा जो आज से पहले नहीं था। वांग शूरेन ने चुपचाप झांग शियुयंग को उसके कार्यों के लिए कोसा, फिर भी उसे उसके प्रति कुछ ईर्ष्या महसूस हुई, क्योंकि झांग शियुयंग वह करने में सक्षम थी जो वह कम स्थिति और कुल मिलाकर कम आकर्षक उपस्थिति के बावजूद नहीं कर सकती थी। यदि कुछ भी हो तो झांग शियुयंग वास्तव में सुयांग के ज्यादा करीब थी, जिसने उससे एक अमर ग्रेड तकनीक प्राप्त की थी। सुयांग का बर्निंग लोड्स ऑक्शन हाउस से काम पूरा होने के बाद उन्होंने प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की ओर वापस जाना जारी रखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच थंडर वैली के केंद्र में थंडर कोर, लंबे चांदी के बालों वाली एक महिला उड़ने वाली तलवार या उस प्रकार की किसी भी चीज की सहायता के बिना जमीन से कई मीटर ऊपर मंडरा रही थी। उसकी चांदी जैसी आंखें उसके ठीक नीचे जमीन में बने छोटे से छेद को गौर से देख रही थीं, और खाली छेद के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी। ये छोटा सा छेद वह जगह थी जहां एक्सट्रीम यिन फूल हुआ करता था, सुयांग द्वारा इसे तोड़ने से पहले। ये किसने किया? इस निचली दुनिया में मेरे द्वारा लगाए गए एक्सट्रीम यिन फूल को काटने का ज्ञान और क्षमता संभवतः किसके पास हो सकती है? उसने मन ही मन सोचा, किसी भी अन्य चीज की तुलना में इस खोज से अधिक आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। अध्याय 66 धारा पर लौटना। चांदी के बाल वाली ऊपरी जमीन पर खाली छेद के पास
कई साल पहले इस स्थान पर एक्सट्रीम यिन फूल का उपयोग किया गया था और कभी कभी इसकी वृद्धि की जांच करने के लिए वापस आ गया था, और फूल को तोड़ने के लिए आवश्यक कठोर आवश्यकताओं के कारण कुछ ऐसा जो वह इस दुनिया में खेती करने वालों के लिए है स्तर के लिए असंभव साजिश थी। उसे अपनी चोरी हो जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी जब वह आज एक्सट्रीम यिन फूल को देखने के लिए लौटी तो वह फूल जिसे उसने चुराया था असंभव समझती थी, कहीं दिखाई नहीं दी। उसे आशा थी कि जिसने भी इसे चुराया है वह उस पर क्रोधित होकर आया है, फिर भी उसे उस व्यक्ति में अधिक मिला था जो एक्सट्रीम यिन फूल को तोड़ने में सफल रहा था। रागस्विक आत्मा क्षेत्र को इस दुनिया में शीर्ष पर माना जाता है, लेकिन उस स्तर से ऊपर के कुछ साधक हैं जो संप्रभु आत्मा क्षेत्र में हैं। हालांकि यहाँ तक कि संप्रभु आत्मा क्षेत्र के लोगों में भी चरम फसल काटने की क्षमता है नहीं हो सकता यिन फूल, जब तक वह व्यक्ति उस तकनीक में सफल नहीं हो पाता। इस बिंदु पर लुका छिपी चांदी के बालों वाली आकृति और भी हैरान कर देने वाली हो गई। यहाँ किसी के पास वह तकनीक क्यों होगी, उसे पूरी तरह से तो दूर की बात है। अपराधी का अनुमान लगाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है जब मैं व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति से मिल सकता हूँ। सिल्वर हेयर तेजी से आकाश में चढ़ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उसने अपनी पूरी कोशिश की और प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की दिशा में देखा। यहाँ तक कि अगर आप एक्सट्रीम यिन फूल को स्टोर करने की जगह पर हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसके कितने सारे तरीके हैं। चांदी के बालों वाली वह टॉप प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की दिशा में उड़ने लगी, जो आकाश में एक वास्तविक परी की तरह लग रही थी। पल ट्रेजरी के अंदर एल्दजाओ उद्योग से अपने अलग अलग बंद करके काउंटर के पीछे सफ़ेद बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि वे सो रहे हैं। बुजुर्ग जाओ, वह वापस आ गया है। अचानक एक और संप्रदाय का बुजुर्ग जोर जोर से चिल्लाते हुए व्हाइट पल ट्रेजरी में दौड़ता हुआ आया। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे लगभग दिल का दौरा ही दिखाया था। आश्चर्य से लगभग अपनी कुर्सी से उतरे के बाद बुजुर्ग झाओ ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। संप्रदाय के बुजुर्गों ने क्षमा प्रार्थी मूसा को दर्शन और विमोचन के लिए रखा, सही है। जिस बाहरी पुजारी के शिष्यों ने आपकी क्षमा दृष्टि बनाए रखने के लिए कहा था कि वह संप्रदाय में वापस आ गया है। क्या सुयांग वापस आ गई है? बुजुर्ग झाओ तुरंत अपनी सीट से उतर गए और पूछा, इस समय कहाँ हैं? वह इस समय मिशन हॉल में वापस रिपोर्ट कर रही है। इससे पहले कि समुदाय के बुजुर्ग अपनी विदाई कर बैठे, एल्दजाओ ने अपने अंतिम शब्दों के साथ व्हाइट पर्ल ट्रेजरी से गायब हो गए। जब तक मैं चला जाऊं इस जगह का जाहिरा रखना। योजक चिन्ह। मिशन हॉल के अंदर सुयांग ने यह साबित करने के लिए कहा कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। इंडस्ट्री से लाइटनिंग कैट्स की कुछ खंडित पूंछें हटा लीं। आप अपने दम पर 4 बिजली बिल्लियों को मारने में कामयाब रहे। बाहरी कोर्ट के शिष्य के लिए यह बुरा नहीं है। सुयांग की देखभाल करने वाले संप्रदाय के बुजुर्ग ने उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की। मैंने मिशन को पूरा करने के लिए आपको 22 प्रीमियम पॉइंट हस्तांतरित कर दिए हैं। धन्यवाद, सुयांग ने कहा जब वह जाने के लिए मुड़ा। जब वह बाहर निकला तो एक परिचित सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। सुयांग, ठीक है, मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न हैं। बुजुर्ग झाओ ने कठोर स्वर में उससे कहा। जब वह संप्रदाय में लौटा ही था तो किसी को इतनी तेजी से आते देखकर सुयांग मुस्कुराया और कहा, क्या ये शुद्ध यांग फूल के बारे में है? उनका सवाल सुनकर बुजुर्ग झाओ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम्हें पता था कि मैं इस बारे में तुम्हारे पास आऊंगा? कैसे? उसने पूछा। स्वाभाविक रूप से, मुझे तब पता चलेगा जब से मुझे शुद्ध यांग फूल प्राप्त हुआ है, जब से कोई हमेशा दूर से मुझे देख रहा है। सुयांग की प्रतिक्रिया ने उसे और भी चौंका दिया। उसे इसके बारे में पता भी है और वह शुरू से ही इसके बारे में जानता है। बुजुर्ग झाओ अंदर ही अंदर रो पड़े। चूंकि आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, इससे हम दोनों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मेरे पीछे आओ जहां हम अकेले में बात कर सकें। सुयांग ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे मिशन हॉल से बाहर चली गई। एक बार जब वे चले गए तो मिशन हॉल के भीतर कुछ लोग जो संप्रदाय के भीतर एल्दजाओ की स्थिति के बारे में जानते थे, एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, क्योंकि वे उन्हें वहां उपस्थित देखकर सुखद आश्चर्यचकित थे। उनके प्रकट होने का कारण इस बाहरी न्यायालय के कारण नहीं बताया गया था। शिष्य, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। व्हाइट पर्ल ट्रेजरी के निजी कमरों में से एक के अंदर सुयांग और एल्दजाओ एक छोटी सी गोल मेज के चारों ओर बैठे थे और मेज पर 2 पुराने जमाने के चाय के कप रखे हुए थे। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। आपने ये कैसे किया? आपने शुद्ध यांग फूल का उपभोग कैसे किया और अभी भी एक टुकड़े में है, यहाँ तक कि प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर से गहन आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर तक आसमान छू रहे हैं? बुजुर्ग झाओ ने गंभीर भाव से उससे पूछा। क्या आप ही जिज्ञासु हैं या कोई और भी है जो जिज्ञासु है? सुयांग ने शांति से चाय का प्याला पीते हुए कहा। ऐसे शब्दों पर बुजुर्ग झाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से ही बता सकता हूँ, लेकिन तुम सच में एक तेज बच्चा हो, है न? मैं तुम्हारे बारे में जो अफवाहें सुन रहा हूँ उससे बिल्कुल विपरीत।
ये सोचने के लिए कि संप्रदाय के भीतर इतना चालाक छोटा बच्चा होगा और किसी को कोई अंदाजा नहीं था। आप लोगों को बरगलाने में काफ़ी प्रतिभाशाली लगते हैं। सू यांग ने अपने हाथों में चाय का कप नीचे किया और मुस्कुराया। शुद्ध यांग फूल, मैंने इसे पूरा नहीं खाया, केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा। बुजुर्ग झाओ को तब बिना तैयारी के पकड़ा गया जब उन्होंने अचानक शुद्ध यांग फूल के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अगर मैंने शुद्ध यांग फूल का पूरा सेवन कर लिया होता तो मैं अभी जीवित नहीं होता, और हम दोनों ये जानते हैं। शुद्ध यांग फूल को पाउडर बनने तक पीसने के बाद मैंने केवल उतना ही खाया ताकि मेरा शरीर टूट न जाए। इतना ही। बुजुर्ग झाओ ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। ये कैसे इतना आसान हो सकता है? उसकी चालाक प्रकृति को जानते हुए निश्चित रूप से उसने शुद्ध यांग फूल को उपभोग करने के लिए कुछ और किया होगा। लेकिन क्या? बाकी शुद्ध यांग फूल के बारे में क्या? आपने इसके साथ क्या किया? हालांकि एल्डर झाओ आश्वस्त नहीं थे कि यह इतना आसान था, उन्होंने उनके साथ खेलने का फैसला किया। हालांकि चाहे वह कितना भी तैयार क्यों ना हो, जब उसने सू यांग का जवाब सुना तो वह जोर से रोने से खुद को नहीं रोक सका और गुस्से में लगभग मेज पलटने लगा। मैंने इसे फेंक दिया, सू यांग ने शांति से उत्तर दिया। आप क्या? बुजुर्ग झाओ चिल्लाते हुए खड़े हो गए। आप इतने मूल्यवान संसाधन को कैसे फेंक सकते हैं? क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपने ऐसा करके संप्रदाय के कितने प्रयासों को बर्बाद कर दिया है? सू यांग ने कंधे उचकाए और कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने इसे बर्बाद कर दिया? मैंने पहले ही संप्रदाय को इसके लिए भुगतान कर दिया है, तो संप्रदाय को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने इसके साथ क्या किया? तुम छोटे बदमाश हो। बुजुर्ग झाओ ने कांपती उंगली से सू यांग की ओर इशारा करते हुए कहा। अध्याय 67 व्यतीत प्रतीत होता है। मैं इसे बकरार कहता हूँ। आपने इस तरह से फॉर्म भरने वाले व्यक्ति से नहीं पूछा, मुझसे कहा, आपने शुद्ध यांग फूल का उपभोक्ता कैसे बनाया? बुजुर्ग झाओ ने कहा, उसे पता था कि सू यांग अपने रहस्य का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन फादर ने उसे अपने रहस्य का पता लगाने का आदेश दिया ताकि वह भी शुद्ध यांग फूल का उपभोग कर सके। मैंने पहले ही वह सब कुछ बता दिया है जो आप जानना चाहते हैं। मैंने आपको केवल थोड़ी सी मात्रा ही बताई है और बाकी को छोड़ दिया है, क्योंकि एक बार चखने के बाद मेरा दिल बदल गया था। हालांकि मुझे केवल थोड़ी सी मात्रा ही चखा था, लेकिन जो सेलिब्रिटी ने इसके बाद रिलीज किया, जो वह बहुत ज़्यादा है, मैं कभी भी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहता। सू यांग ने गंभीर आवाज में बहुत कुछ किया। क्या हुआ? बुजुर्ग झाओ ने जिज्ञासा से पूछे सवाल। सू यांग ने फिर अपने क्रॉच को थपथपाया और कहा, बस उस छोटी सी मात्रा ने मेरी चीज़ को कई दिनों तक बिना आराम दिए एक कड़ी छड़ी की तरह खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था, इस हद तक कि मुझे डर था कि यह पूर्व रक्त प्रवाह से वसा हो सकती है। यह एक यातनापूर्ण अनुभव था जो अभी भी मुझे सता रहा है। उनके सुनने के बाद, जो सबसे कठोर आदमी को भी देखता है, बुजुर्ग झाओ ने बचपन की सबसे पुरानी कहानी से पूछा, आपने इसे कैसे दूर किया? जाहिर तौर पर खुद को राहत देने के लिए, लेकिन इससे पहले भी कई दिनों का प्रयास करने के लिए कोई वास्तविक प्रश्न पोस्ट नहीं किया गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अब तक बुजुर्ग झाओ की शुरुआत से ओपन हुई थी। सू यांग को कितनी राहत मिली, कई दिन रुका पड़े। उसने अपना दर्द दूर करने के लिए किसी दोस्त को क्यों नहीं खोजा? मुझे पता था कि शुद्ध यांग फूल के ऐसे लक्षण होते हैं, लेकिन यह इतना गंभीर होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। बुजुर्ग झाओ को नहीं पता था कि वे सू यांग से क्यों मुक्त थे, लेकिन इसके बिना ये सामने आ गया। शायद वह सू यांग को शुद्ध यांग फूल के झंडे के लिए दोषी महसूस कर रही थी, या शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे प्राचीन काल में याद रखने के लिए मजबूर किया था। ये सुनने में अजीब अजीब लगता है, ये सच है। मैंने शुद्ध यांग के फूल को तोड़कर उसे फेंक दिया और उसकी प्रशंसा मेरे साथ की, सू यांग ने नामांकित से कहा, और उन्होंने जारी रखा, चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें, यह मेरी समस्या नहीं है। मुझे जो कुछ भी पता है वह आपको भुगतान करने के लिए कहता है, इसलिए अब मैं विदा लूंगा। जैसे ही सू यांग दिए गए और जाने के लिए तैयार हुए, एल्डर झाओ ने उन्हें तालियां दी और पूछा, अब जब आप गहन आत्मा क्षेत्र में हैं, तो आप इन कोर्ट शिष्यों का परीक्षण क्यों करेंगे? सहज रूप में, सू यांग ने कमरे से अनोखा उत्तर दिया और एल्डर झाओ को कुछ बातों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। वह बदमाश वास्तव में चालाक और रहस्यमय है। न केवल वह मेरी उपस्थिति में इतनी शांति से काम करने में सक्षम था, बल्कि मेरे चेहरे पर सीधे झूठ बोलने की भी हिम्मत रखता था। अगर उसका उपनाम सू नहीं होता। बकवास, बुजुर्ग झाओ ने जोर से शाप दिया। उनके चेहरे पर एक अदृश्य गर्मी महसूस हो रही थी, मानो किसी ने हाल ही में उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। ये सोचना कि वह एक साधारण शिष्य को मूर्ख समझे जाने के बाद इतनी आसानी से जाने देगा, ये चेहरे पर एक तमाचे से भी बदतर लगा। व्हाइट पर्ल ट्रेजरी छोड़ने के तुरंत बाद सू यांग ने मेडिसिन हॉल की यात्रा की, जहां मेडिकल शिष्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जूनियर प्रशिक्षु भाई सू, ऐसा लगता है कि जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है, ये हमेशा के लिए हो गया है। जूनियर प्रशिक्षु भाई सू, आप पिछले सप्ताह से कहाँ थे? क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपकी उपस्थिति के बिना संप्रदाय के आसपास कितना शांति है? सू यांग के आगमन पर बहनों का तांता लग गया।
ऐसा लग रहा था कि वहां हर कोई उससे बात करना चाहता था, एक अकेली युवा महिला को छोड़कर जो एक कोने में बैठी थी और नाराज भाव से उन्हें घूर रही थी। उसे वापस क्यों आना पड़ा? मैं भी उसके बारे में भूलने लगा था। जियो नाम की शिष्या सू यांग का चेहरा देखकर ही चिढ़कर मन ही मन बुदबुदाने लगी। मैं यहाँ एल्डरलैंड से मिलने आया हूँ, क्या वह अभी यहाँ है? सू यांग ने अचानक उनसे पूछा। जब उन्होंने एल्डरलैंड का उल्लेख किया तो वहां का स्थान तुरंत शांत हो गया। जब से मास्टर पैट्रियार्क से बात करने गए, उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और बाहर आने से मना कर दिया है। खबर सुनकर सू यांग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब वह दूर था तब क्या हुआ था? मुझे उससे बात करने की कोशिश करने दो और मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अपने कमरे के अंदर लैन लिक्विंग अपने बिस्तर पर कमल की स्थिति में चुपचाप बैठी थी। पैट्रियार्क के साथ उनकी बातचीत के बाद से कम एक दर्जन संप्रदाय के बुजुर्ग भागीदार बनने के इरादे से उनसे संपर्क करने आए थे, और चूंकि संप्रदाय के प्रत्येक संप्रदाय के बुजुर्ग को उसकी अकेले रहने की इच्छा के बारे में पता था, इसलिए यह असामान्य घटना संभवतः पितृसत्ता द्वारा पर्दे के पीछे से कुछ तार खींचने के कारण हुई थी। हालांकि लैन लिक्विन खुद को स्थिति के दबाव में आने की अनुमति देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने तब तक बंद खेती में प्रवेश करने का फैसला किया जब तक कि कोई निश्चित व्यक्ति संप्रदाय में वापस नहीं आ जाता। अचानक उसके बंद कमरे का दरवाजा बिना किसी चेतावनी के खुल गया, जिससे लैन लिक्विन की आंखें खुल गईं। कौन हिम्मत करता है? वह खड़ी हुई और बिस्तर के पास रखी तलवार पकड़ ली और उस व्यक्ति का सामना किया जो धीरे धीरे कमरे में आ रहा था। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। हालांकि जब लैन लिक्विन ने घुसपैठिए का सुंदर चेहरा देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चौड़ी हो गईं। क्या आप अपने साथी का, जो कुछ ही दिनों के लिए दूर चला गया है, इस प्रकार स्वागत करते हैं? सू यांग ने कमरे में प्रवेश करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सू यांग, आप वापस आ गए। लैन लिक्विन ने तलवार एक तरफ फेंकी और सीधे उस पर कूद पड़ी। उसके अप्रत्याशित कार्यों को देखकर सू यांग ने अपनी बाहें खोलीं और उसके सुंदर शरीर को अपने आलिंगन में स्वागत किया। जब उसने उसे गले लगाया तो उसने तुरंत उसके शरीर में बदलावों को देखा। आपका वजन कम हो गया है। जब सू यांग ने लैन लिक्विन से बात की तो उसकी आवाज़ नर्म थी, फिर भी उसके दिल के अंदर गुस्से की भावना थी जो और अधिक उग्र होती जा रही थी, और उसे एहसास हुआ कि लैन लिक्विन को उसके दूर रहने के दौरान तनाव का अनुभव करना पड़ा था। इतने कम समय में इतनी उल्लेखनीय मात्रा में वजन कम करने के लिए वह वास्तव में किसी बात को लेकर व्यथित रही होगी। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है और मैं तुरंत उससे निपट लूंगा, उसने धीमे और आश्वस्त स्वर में उससे कहा। अध्याय 68 उसकी चिंताओं को शांत करना। लैन लिक्विन के गले लगने से शांत होने के बाद उसने सू यांग को स्थिति समझानी शुरू की। उसने उसे पैट्रियार्क के साथ अपनी बातचीत के बारे में सब कुछ बताया और कैसे उस पर एक साथी ढूंढने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त उसने इस अवसर का उपयोग संप्रदाय के भीतर अपनी भूमिका के साथ साथ एक दत्तक बच्चे के रूप में पिछले संप्रदाय के सदस्यों के साथ अपने संबंधों को प्रकट करने के लिए किया। अब स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद सू यांग को राहत महसूस हुई कि स्थिति उतनी परेशानी वाली नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। हालांकि पैट्रियार्क के पास पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में एक साधना आधार था, लेकिन वह उस स्तर पर नहीं था जिससे सू यांग को दबाव महसूस होता। सू यांग, चलो इस संप्रदाय को छोड़ दें, लैन लिक्विन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। हालांकि वह इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी जिसे वह कई वर्षों से घर कहती थी, फिर भी ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में मजबूर होने से बेहतर होगा जिसे वह नहीं चाहती थी। उसकी बातें सुनकर सू यांग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। आप संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं? उसने उससे केवल ये सुनिश्चित करने के लिए पूछा कि वह सही ढंग से सुन रहा है, क्योंकि उसे लगा कि इतनी छोटी सी बात पर इस तरह की कार्रवाई की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं इस संप्रदाय का शिष्य हूँ, पितृसत्ता मुझ पर तब तक दबाव डालती रहेगी जब तक कि मैं किसी अन्य संप्रदाय के बुजुर्ग का भागीदार नहीं बन जाता। मेरे साधना आधार और आपकी प्रतिभा के साथ कई अन्य संप्रदाय होंगे जो हमें स्वीकार करेंगे। यदि ऐसा है, आप किस बारे में चिंतित हैं? उसकी बातें सुनकर सू यांग हंसे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, चाहे ये कितना भी बुरा लगे, इस संप्रदाय के प्रति मेरी कोई भावना नहीं है। अगर मैं छोड़ने का फैसला करता हूं, तो मैं इसे बिना किसी हिचकिचाहट के करूंगा, और मेरे जाने के बाद मुझे निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं होगा। तो फिर इसे छोड़ो। हालांकि लिक्विन, क्या आप भी ऐसा ही कह पाएंगे? सू यांग ने गंभीर भाव से उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा। अगर तुम सच में अपनी इच्छा से यह जगह छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अफसोस अभी ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों में अनिच्छा देख सकता हूं। वे मुझसे कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करते, इस जगह को छोड़ना चाहता हूं जिसे आप घर कहते हैं। सू यांग के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह सही था, वह इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह यही चाहती थी, बल्कि उस स्थिति और दबाव के कारण जो उसे उबाऊ लग रही थी, जिसके कारण उसके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।
उसकी आंखों को गीला होते देख सुयांग ने धीरे से उसके मुलायम बालों में कंघी की और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप यहाँ मेरी उपस्थिति के बारे में भूल गए हैं? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप किसी बेवकूफ़ की वजह से यह जगह नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि आप वास्तव में यहाँ से जाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि सुयांग के शब्दों ने उन्हें आराम और राहत की भावना दी, लेकिन वह उस व्यक्ति की प्रबल उपस्थिति को सुनिश्चित नहीं कर सके जो उनके तनाव का मुख्य कारण था, पितृसत्ता। लेकिन पिता हम्फ, तो क्या हुआ अगर वह पितृसत्ता है? सुयांग ने सप्ताहांत में कहा। एक सूत्र पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का वैज्ञानिक, बस उसे मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास उसके जैसे लोगों से धारणा के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लैन लिक्विंग अचानक गायब हो गया। सुयांग के लाजवाब बयान और उसकी साधना के बावजूद, जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर मौजूद पितृसत्ता से बहुत हीन थी, जब आवाज सुनकर उसने अपनी बात कही तो उसके दिल में अस्मिता और अदृश्य वजन के अलावा कुछ भी नहीं था। पिछले हफ्ते से जिस पर वह अचानक गायब हो गया, मानो ये सब एक कल्पना थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक बार जब लेन लिकिंग शांत हो गई और आपकी सामान्य मानसिक स्थिति वापस आ गई, तो उसने सुयांग को लालसा भरी आंखों से देखा और उसने कहा, जब आपने बिना किसी संप्रदाय के छोड़ दिया, तो मुझे लंबे समय में पहली बार ऐसा महसूस हुआ जब से मैं इसमें शामिल हुआ हूँ, ये संप्रदाय खलीपन की भावना। चूंकि आप उस प्रकार के विचार रखते हैं जो सब कुछ जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि मैं उस भावना को कैसे दूर कर सकता हूँ? उन्होंने अपना चेहरा तेजी से लाल होते हुए जारी किया। उनके सवाल से आश्चर्यचकित सुयांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसे उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला और इसके बजाय सीधे उसे हटा दिया गया। लैन लिक्विंग ने अपने मैसाचुसेट्स से इनकार नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने उत्तर का उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित किया। किशोरावस्था शुरू होने के कुछ क्षण बाद लैन लिक्विंग ने धीरे धीरे सुयांग को गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसे पीछे की ओर झुका दिया। एक बार जब वे बाहर आए तो लैन लिक्विंग ने अपने वस्त्रों के बैनर तले नीचे लिखना शुरू कर दिया। वह सुयांग के शरीर की गर्मी को महसूस करने के लिए उत्सुक लग रही थी। इतनी जल्दबाजी करने की कोई बर्बादी नहीं है, मैं जल्द ही कहीं नहीं जाऊंगा। सुयांग खेती करने की उत्सुकता देखने वाली हंसी। ये सब अलग हो गए हैं। उनके शब्दों पर लैन लिक्विंग का चेहरा तमतमा गया। जब से तुमने मेरा ये एसेंस लिया है, मैं लगभग हर दिन इसके बारे में सोच रहा हूँ। क्या ऐसा है? वह लागत्या, तो फिर जिम्मेदारी तो मुझे लेनी ही होगी ना? सहज रूप में। बहुत बढ़िया, तो मुझे आपकी खाली जगह की सजा की इजाजत दीजिए। और बहुत जल्द रूम लैन लिक्विंग की आनंददायक आवाज से गूंजने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुयांग को लैन चार्ट का सामना करने के लिए ऊपर दिए गए कई घंटों तक मारा गया, फिर भी वह भी ऊपर की ओर लग रही थी। इससे नीचे के विद्यार्थियों को चिंता होने लगी। इसमें इतना समय क्यों लग रहा था? क्या स्थिति इतनी गंभीर थी? या ऊपर कुछ हुआ? वे इसका कारण जानना चाहते थे, परंतु उन सब का कारण ये था कि वे खोज में लग गए। मुझे विश्वास है कि कनिष्ठ मित्र भाई सू मास्टर को खुश करने में सफल होंगे। आइए बस धैर्य रखें और उनके नीचे आने तक प्रतीक्षा करें। अपने अपने में सहमति जताई, सिर हिलाया और काम जारी। अब दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अफसोस, ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उस रात नहीं हुई और सुयांग आखिरकार फिर से सामने नहीं आई। अध्याय 69 खंड 1 के अंत में एक देवी अवतरित होती है। जूनियर भाई सू, आप अंततः वापस आ गए। जब नीचे के शिष्यों ने उसे नीचे देखा तो वे सभी चिंता के भाव से उसके पास दौड़े। मास्टर जी की हालत कैसी है? उन सब ने उनसे पूछा। नो विन, उन्होंने कहा, सब कुछ हो गया है, कुछ और आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा। वहाँ क्या हुआ? इसमें इतना समय क्यों लगा? किसी ने पूछा। बातचीत के अलावा वास्तव में और कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हम इस विषय में इतने खो गए थे कि हम समय के बारे में भूल गए थे। क्या ऐसा है? हालांकि शिष्यों को अभी भी संदेह था कि ऊपर क्या हुआ। जब तक उनके गुरु ठीक नहीं हुए, उन्हें वास्तव में बाकी अनुयायियों की देखभाल नहीं थी। सुयांग को कुछ और बार धन्यवाद ज्ञापन के बाद उन्होंने अंततः उसे जाने की अनुमति दे दी। एक बार जब वह गया तो सुयांग ने अपने रहने वाले क्वार्टर की ओर अपना घर बनाना शुरू कर दिया। अपने घर पहुंचने पर सुयांग छत पर कूद गया और वहां बैठ गया और अर्धचंद्र को देखा, जो पिछली रातों की तुलना में अधिक सुंदर और चमकदार चमक रहा था। कितना सुंदर चांद है! तारकीय आकाश में कला के एक आदर्श की तरह लटके हुए खूबसूरत चांद को देखकर सुयांग को चंद्रमा देवी के साथ अपने पिछले जीवन की याद आ गई, जहां चांद केवल देखने से ही सुंदरता से चमकता था। उसके द्वारा ऐसा ही लगभग होता है जैसे आप यहाँ मेरे बगल में हैं, फिर भी मैं यहाँ हूँ अकेला। सुयांग ने बहुत कहा। जब भी उसके पास समय होता है या पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई बात होती है, क्योंकि उसके दिल में गहरे अकेलेपन से झलक का यही एकमात्र रास्ता था। समय धीरे धीरे जारी हुआ और सुयांग ने अपने विचारों में खोए हुए परिष्कृत चंद्रमा को देखा। हालांकि उनका आकाशीय तारा तब बाधित हुआ जब क्षेत्र में लंबाई और सामान्य लंबाई वाली हवा चली।
हवा का रुख भांपते हुए सुयांग ने अपने विचारों को दिमाग से पीछे धकेला और उठ खड़ा हुआ। फिर उसने उस जगह पर इधर उधर देखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोज रहा हो। हालांकि कुछ क्षण बाद जब उसे सामान्य से कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था, उसने जोर जोर से हवा से बोलना शुरू कर दिया। हालांकि मैं गहराई से नहीं देख सकता, नहीं मैं गहराई से दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं सीधे मुझे गहराई से देखता हुआ महसूस कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, मुझे पता है आप मुझे सुन सकते हैं। फिर कोई जवाब नहीं। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? सू यांग ने फिर कोशिश की। अब भी कोई उत्तर नहीं। अगर अभी भी उसकी हरकतें अन्य लोगों को देखने के लिए मिलती हैं तो उन्हें निश्चित रूप से विश्वास हो जाता है कि वह पागल थी। अब तक सू यांग सावधान, यहाँ तक कि चिंता भी महसूस कर रही थी। हालांकि यह केवल एक सेकंड के विभाजन के लिए था। उसे विश्वास था कि उसे लगा होगा कि कोई उसे देख रहा है। ये कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसे वह भी समझ नहीं पा रहा है? पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के वैज्ञानिकों के बारे में भूल जाए, यहाँ तक कि आकाशीय आत्मा क्षेत्र के लोग भी अपनी विशिष्ट इंद्रियों से बच नहीं पाएंगे जिन्हें ऑल व्यूइंग सेलेस्टियल आइज तकनीक द्वारा और बेहतर तरीके से बनाया गया था। उनकी सभी देखने वाली दिव्य आंखों ने न केवल उन्हें राक्षस कोर वाले जानवरों को उन जानवरों से अलग करने की अनुमति दी, बल्कि वे उनकी इंद्रियों को कई गुना तक बढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें उन चीज़ों को देखने और महसूस करने की अनुमति मिलती है जो सामान्य रूप से उनके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए असंभव हैं। खेती। रात के बादलों के पीछे कहीं एक चांदी के बालों वाली आकृति ने सू यांग को घूरते हुए देखा। उसकी गहरी इंद्रियों से आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी, ये सोचने के लिए कि गहन आत्मा क्षेत्र में कोई व्यक्ति उसकी छिपने की तकनीक को सिर्फ इसलिए समझने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे देखा था। आखिर यह युवा नश्वर कौन है और उसने किस प्रकार के रहस्य छुपाए हैं? वह न केवल चरम यिन फूल को तोड़ने में सक्षम था, बल्कि उसके पास यह हास्यास्पद जागरूकता भी थी। जैसे ही चांदी के बालों वाली आकृति अपनी जिज्ञासा के कारण खुद को प्रकट करने के लिए तैयार हुई, सू यांग की आवाज़ अचानक फिर से गूंज उठी। आप स्पष्ट रूप से खुद को छुपाने के लिए अनुकूलित हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि संप्रभु आत्मा क्षेत्र में भी कोई आपकी तरह छिपने में सक्षम होगा। दिव्य आत्मा क्षेत्र, शायद। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यांग के शब्दों ने चांदी के बालों वाली आकृति को स्तब्ध कर दिया, लेकिन जिस बात ने उसे चौंका दिया वह उसका अनुमान नहीं था कि वह दिव्य आत्मा क्षेत्र में थी। ये दिव्य आत्मा क्षेत्र के बारे में उसका ज्ञान था जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। इस दुनिया में खेती के आधारों और सामान्य तौर पर खेती के ज्ञान की बहुत कमी थी। यह इतना अधिक था कि यहाँ तक कि संप्रभु आत्मा क्षेत्र के लोगों को भी दिव्य आत्मा क्षेत्र के बारे में बहुत कम या कोई ज्ञान नहीं था, जो कि उनके वर्तमान चरण से ठीक ऊपर था। फिर भी ऐसा ज्ञान एक युवा नश्वर के मुंह से क्यों निकला, जो था भी नहीं सच्चे आत्मा क्षेत्र में? उस स्पष्ट आवाज का जिक्र नहीं है जिसमें उन्होंने बात की थी, जिससे स्पष्ट रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र के साथ उनकी परिचितता का पता चलता था। सू यांग में चांदी के बालों वाली शख्सियत की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि यह नश्वर व्यक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के बारे में कैसे जानता था और उसने इसे कहाँ या किससे सीखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो आप अपने आप को कब प्रकट करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से आप यहाँ तक सिर्फ मेरे सुंदर चेहरे को देखने के लिए नहीं आए हैं, है ना? प्रतिक्रिया की पूरी कमी के बावजूद सू यांग ने जो कोई भी उसे छाया में देख रहा था उसे बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करना नहीं छोड़ा और हवा से बात करना जारी रखा। उसकी निगाहें लगातार इस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रही थीं। कुछ और क्षणों के बाद सू यांग ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया जब एक स्वर्गीय आवाज़ अचानक उसके कानों में गूंजी। पहले चरम यिन फूल, अब ये। आप वास्तव में एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, स्वर्गीय आवाज़ ने कहा। महिला। सू यांग को स्वर्गीय आवाज़ के साथ अपनेपन का एहसास हुआ, भले ही वह आश्वस्त था कि उसने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। अचानक आसपास की चांदनी जादू की तरह चमकने लगी और बादलों के पीछे से एक पतली आकृति दिखाई दी जो सू यांग के ठीक ऊपर थी। यह आकृति अत्यंत सुंदर थी, इतनी अत्यंत सुंदर कि उसे देवी कहना अतिशयोक्ति नहीं बल्कि अतिशयोक्ति होगी। उसके लंबे चांदी के बाल और चांदी की आंखें थीं जो पृष्ठभूमि में चमकती चांदनी के साथ मिश्रित प्रतीत होती थीं। उसके सफ़ेद वस्त्र अप्राकृतिक तरीके से लहरा रहे थे, जिससे वह स्वर्ग से उतर रही देवी की तरह लग रही थी, और उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। जब सू यांग ने पहली बार इस आकृति का अद्वितीय चेहरा देखा तो उसकी आंखें तुरंत सदमे से चौड़ी हो गईं और उसका दिल युद्ध के समय युद्ध के ढोल की तरह धड़क उठा। युहाय। चंद्रमा देवी की छवि अचानक उसके सिर में प्रकट हुई, क्योंकि उसके पास भी इस उड़ने वाले व्यक्ति की तरह चांदी के बाल और चांदी की आंखें थीं। हालांकि एक और नज़र डालने के बाद सू यांग ने तुरंत उस विचार को दूर कर दिया, क्योंकि वे केवल एक जैसे दिखते थे। नहीं, वह युहाई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। अचानक ऐसा लग रहा था मानो वह प्रबुद्ध हो गया हो। उसके सिर में एक अन्य व्यक्ति की आकृति दिखाई दी, लेकिन परिपक्व चंद्रमा देवी के विपरीत यह आकृति बहुत छोटी थी।
असंभव। सुयान पहले तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जितना वह अपनी अटकलों को लेकर शंकित था, जितना अधिक उसने इस चांदी के बालों वाली लड़की के चेहरे को देखा, उतना ही अधिक उसने उसे अपने सिर में मौजूद व्यक्ति के साथ समानता पाई। क्यों? वह स्तब्ध स्वर में बुदबुदाया, जिसे चांदी के बालों वाली आकृति ने बहुत स्पष्ट रूप से सुना। आपने अभी अभी क्या कहा? चांदी के बालों वाली सुंदरी ने जैसे ही सुयान की बड़बड़ाहट सुनी, उसने तुरंत अपनी सभी हरकतें रोक दी। उसका चेहरा सदमे और घबराहट से भरा हुआ था। हालांकि लगभग एक पल बाद उसने अपना सारा खेती का आधार छोड़ दिया और उसे सुयान पर निर्देशित कर दिया, जो खुद को अत्याचारी दबाव से बचाने में असमर्थ था, जिससे उसे मुंह से खून आना पड़ा। आप कौन हैं? वह जोर से बोली, उसकी निगाहें सावधानी से भरी थीं। क्या आप 4 दिव्य स्वर्गों में से कोई हैं? क्या सेक्रेड मून पैलेस ने आपको मेरे पीछे आने के लिए यहाँ भेजा है? इससे पहले कि मैं आपके अंगों को फाड़ना शुरू कर दूं और आपको बात करने के लिए मजबूर कर दूं, मुझे तुरंत जवाब दें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाली सुंदरी को उम्मीद थी कि सुयांग अपनी जान की भीख मांगेगा और उसकी धमकियों के बाद अपनी पहचान उजागर करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुयांग ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके बजाय वह अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा, जो अभी भी टपक रही थी। खून। जब चांदी के बालों वाली सुंदरी ने उसकी नज़र को देखा जो उससे स्नेह और खुशी से घूर रही थी, तो उसके दिल के अंदर एक अजीब भावना पैदा हुई, जिससे वह अनजाने में उस पर दबाव कमजोर कर रही थी। मुझे उत्तर दो, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने दोहराया, उसकी आवाज़ अनिश्चितता से भर गई। उसका प्रश्न फिर से सुनकर सुयांग ने अपनी पीठ सीधी की और अपने हाथ उसके पीछे जोड़ लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, लिटिल क्यूयू? हालांकि मेरी शक्ल अब छोटी हो गई है, लेकिन मुझे तुम्हारी यादों में मैं से इतना अलग नहीं दिखना चाहिए। शायद तुम्हारे नितंबों पर कुछ थप्पड़ तुम्हारी मदद करेंगे, याद करो। उसने उससे ऐसे स्वर में कहा जो अब तक बोले गए किसी भी स्वर से भिन्न था। क्यूयू नाम की चांदी के बालों वाली सुंदरता अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। उसने डगमगाती निगाहों से उसे देखा और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। वह स्वर दो, असंभव। आपको मर जाना चाहिए। वह डरी हुई बिल्ली की तरह जोर से चिल्लाए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भूत को देख रही हो। अध्याय 70। आप अभी भी कैसे जीवित हैं? क्यूयू हवा में लड़खड़ा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरी दुनिया घूम रही हो। वाई, आप संभवतः जीवित नहीं रह सकते। यह असंभव है, उसने दोहराया। उसकी आवाज़ अविश्वास और सदमे से भरी थी। सुयान को उसका बयान काफी दिलचस्प लगा। उसने ये क्यों कहा कि वह मर गया था? आखिर मैंने तुम्हारा बेजान शरीर अपनी आंखों से देखा है। उसने सुयान को आश्चर्यचकित करते हुए जारी रखा। उसने उसका शव देखा था। ये कैसे संभव हुआ? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुमने मेरी लाश देखी? उसने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। 2000 साल पहले आपको मृत घोषित कर दिया गया था और मैं अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। वहीं पर मैंने ताबूत के भीतर आपके निर्जीव शरीर को अपनी आंखों से देखा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुयान को नहीं पता था कि स्थिति के बारे में क्या सोचना चाहिए। यदि उसने सचमुच उसका शव देखा था, तो उसके वर्तमान शरीर का क्या होगा जो बिल्कुल उसके पिछले शरीर जैसा ही दिखता था? और वह कथित शव कहाँ से आया? निश्चित रूप से ये वास्तविक नहीं हो सकता है ना? या क्या उसका वर्तमान शरीर नकली था और उसका असली शरीर बहुत पहले नष्ट हो चुका था? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2000 साल पहले जब वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी, तब उनका क्या मतलब था? क्या ये संभव हो सकता है कि अनंत प्रतिशोध चट्टान को छोड़े हुए 2000 से अधिक वर्ष बीत चुके हों? भले ही उसे यह एक पल जैसा लगा। हालांकि ये जितना संदिग्ध लग रहा था, उससे ये स्पष्ट हो गया कि वह, जो केवल एक छोटी लड़की थी जब उसने आखिरी बार उसे देखा था, इतनी विकसित और परिपक्व दिखने वाली क्यों हो गई? वाई, तुम पाद रहे हो। ये सब मुझे पकड़ने के लिए सेक्रेड मून पैलेस द्वारा रची गई एक चाल है। तुम्हारे जैसा दुष्ट संभवतः मेरा सीनियर सू नहीं हो सकता। क्यूयू ने अपने अस्तित्व से इनकार कर दिया क्योंकि अत्याचारी दबाव फिर से प्रकट हुआ, इस बार पिछले से भी अधिक मजबूत। सीनियर सू की शक्ल से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने के लिए मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दे दूंगा। सुयान की आंखें उसके द्वारा किए गए क्रूर हत्या के इरादे से चौड़ी हो गईं, यहाँ तक कि जब उसने उसकी हीरे जैसी आंखों में गंभीरता की पुष्टि की तो वह घबरा गई। इस डर पर वह सचमुच गुस्से में आकर उसे मार डालेगी। अचानक सुयान के दिमाग में एक विचार कौंध गया और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम कितने कृतघ्न बच्चे हो क्यूए। जब तुम सिर्फ एक बच्चे थे तब मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया था, उसके बाद तुम इस तरह मुझे उसका बदला चुकाती हो। द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य। मैं आपसे निराश हूँ। मैंने आपके गंदे डायपर भी कई बार बदले हैं। मुझे अभी भी यह स्पष्ट रूप से याद है, वह छोटा सा अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह जो आपने अपनी नाभि के ठीक नीचे अंकित किया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
जब कियू ने सुयांग की उग्र चीखें सुनी तो उसका दिल तेजी से देखने लगा, भले ही उसकी खेती का आधार उसकी गहन आत्मा क्षेत्र से कई गुना बेहतर था। हालांकि जिस कारण से वह निश्चित रूप से आकाश से गिरी थी, उसकी आवाज नहीं थी, बल्कि उसकी जन्म श्रृंखला पर उसकी टिप्पणी थी, जिसे इस दुनिया में केवल 2 लोग ही जानते थे। इन 2 लोगों में से एक उसकी माँ थी और दूसरा गुरु था, जिसके साथ उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वह उसकी असली बेटी हो, क्योंकि उसके असली पिता चंद्रमा भगवान उसके लिए कभी नहीं थे। सीनियर सू। हवा में सभी हत्याओं के इरादे हवा वाले दिन स्मारक की तरह तेजी से गिर गए और क्यू स्काई से छत पर सुयांग के सामने खड़ा हो गया, लगभग हमला हो गया और गिरावट पर गिर गया। उन्होंने अपनी चांदी की खूबसूरत आंखों से उनकी ओर देखा, उनका मुंह कांप रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी एंसेस को रोक रही हों। वाई आप सच में सीनियर सू हैं? उसने उससे मामूली कांपती आवाज में पूछा कि अभी भी संदेह से भरी हुई थी। आखिरकार उसने निश्चित रूप से 2000 साल पहले अंतिम संस्कार के दौरान सुयांग के मृत शरीर को देखा था और तब उसे विश्वास हो गया था कि वह चली गई थी। वह अब तक जीवित कैसे थी? असल में उसके साथ क्या हुआ? और यहाँ इस दुनिया में क्यों था? सुयांग ने अपनी प्रति को एक प्यारी भरी मुस्कान दिखाई, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। अपनी बाहें फैलाईं और नम्र स्वर में कहा गया है, हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद नक्षत्रों या 4 दिव्य स्वर्गों का क्या हुआ। तीखी आंखों में गहरी पीड़ा है और मैं उसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। आओ क्यू, मुझे इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप हमेशा अपने स्टूडियो के बारे में एक याचिका दायर करते रहते हैं। सीनियर सूंग। सीनियर सू। यूयू उसकी लाइट में कूद गई और अपनी आंखों से रोने लगी। उसकी उम्र 2000 वर्ष से अधिक होने के बावजूद जब सुयांग उसके सामने आई तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी भी एक बच्ची थी जिससे बात करना मुश्किल था। तुम जीवित हो, तुम जीवित हो। जब उसे लगा कि सुयांग ने किसी तरह से बाल को सहलाया और उसके सिर को थपथपाया तो उसकी पहचान के बारे में उसके मन में मौजूद सभी संदेह तुरंत गायब हो गए, क्योंकि उसकी स्पर्श की भावना इस दुनिया में बिल्कुल ऐसी चीज थी जिसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सका। जहां तक सुयांग की है, इस समय उसके दिल में सिर्फ खुशी की बात थी। वैसे ही वह एक अद्वितीय अलौकिक गले को लगा रहा था जो अपनी उपस्थिति से 1 या 2 महाद्वीपों को आसानी से नष्ट कर सकता था। उसके मस्तिष्क में दार्शनिकों का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था, केवल शुद्ध प्रेम और कोमलता। आप पहले से ही एक वयस्क हैं, फिर भी आप यहाँ हैं, एक 16 साल के बच्चे के हैंडल में रो रही हैं, एक रोने वाले बच्चे की तरह। सुयांग ने अपनी हरकतों से हंसते हुए कहा, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करती और उनकी पोशाकों को दांतेदार गले की रिलीज जारी रखी गई। अपने सारे आंसू रोने में कुछ क्षण लगाने के बाद क्यू ने सुयांग की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, आप पिछले 2000 वर्षों से कहाँ थे और आप यहाँ इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? यहाँ तक कि उपस्थिति भी ले रहे हैं किसी नश्वर बच्चे का। क्या आपको पता है कि आपकी मृत्यु के बाद 4 दिव्य स्वर्गों के आसपास क्या उथल पुथल हुई थी? सुयांग फूट फूट कर मुस्कुराया और उसे अपनी स्थिति समझाई। उसकी शुरुआत तब से हुई जब उसकी मुलाकात उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसने उसे अनंत प्रतिशोध की चट्टान से बचने में मदद करने के लिए मदद की पेशकश की, और उसके तुरंत बाद वह इस दुनिया में कैसे समाप्त हुआ। तो आप देखिए, भले ही आपके लिए 2000 साल बीत गए हों, मेरे लिए केवल 1 महीने का समय बीता है। अविश्वसनीय। क्यू बुदबुदाया, उसे अपनी कहानी सुनकर चक्कर आ रहा था। मेरे बारे में बहुत हो गया, अब मुझे अपने अंत के बारे में बताओ। 4 दिव्य स्वर्गों का क्या हुआ और तुम यहाँ क्यों हो? ये स्थान कहाँ है? और तुमने पवित्र चंद्रमा महल का उल्लेख किया जो तुम्हें पकड़ना चाहता है। ऐसा क्यों है? तुम ही हो युहाई की बेटी, पवित्र चंद्रमा महल से चंद्रमा की देवी, जो विशेष रूप से चंद्रमा भगवान के साथ स्थान की मालिक है। जब सुयांग ने अपनी माँ युहाई का जिक्र किया तो क्यू की अभिव्यक्ति काली पड़ गई और उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ गया। माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने अचानक धीमी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह ... आपने अभी क्या कहा? उसकी बातें सुनकर सुयांग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें सदमे से भर गईं और गहरे दर्द की लहर ने उसके दिमाग को झकझोर दिया, जिससे वह लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर जाने लगा और अचानक उसके शरीर के भीतर दबा हुआ दबाव का सारा खून एक ही बार में बाहर आ गया, जिससे छत और भी अधिक खून से भर गई। वरिष्ठ सू। जब सुयांग अचानक छत पर गिर गई तो क्यू ने भयभीत अभिव्यक्ति दिखाए। उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया की और वह उसके गिरते शरीर की ओर उड़ गई।